नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों की, और पिछली क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति की बात की थी। उसी के आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर की। तो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है आर्टिकल 79 की, यानी कि अनुच्छेद 79 की। तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का विभिन्न अंग बनाया गया है, अर्थात संसद का निर्माण या संसद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है, अर्थात संसद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। क्या? अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बना दिया गया है, अर्थात संसद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होगा। वहीं अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा आदि क्षेत्रों से होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आर्टिकल 80 के अंतर्गत अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा आदि से होता है। क्या? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आर्टिकल 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला तथा राजनीति आदि क्षेत्रों से होता है। वहीं अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत करने, उसका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत करने, उसका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहीं पर कह सकते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के
सत्र को आहूत करने, उसका शत्रावसान करने, तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। क्या? अनुच्छेद 85 यानी कि आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत करने यानी कि संसद के सत्र को बुलाने और उसका शत्रावसान करने यानी कि संसद के सत्र की समाप्ति करने तथा लोकसभा को विघटित करने यानी कि लोकसभा की समाप्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। वहीं बात करें आगे तो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण जारी करने तथा संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण जारी करने तथा संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। क्या? अनुच्छेद 86 यानी कि आर्टिकल 86 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण जारी करने तथा संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं आगे। तो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत हर वर्ष संसद के प्रथम सत्र में तथा नई लोकसभा के गठन के पश्चात संसद के दोनों सदनों के एक साथ समवेत होने पर राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अभिभाषण जारी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 87 के अनुसार हर वर्ष संसद के प्रथम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के पश्चात अनुच्छेद 87 के अनुसार हर वर्ष संसद के प्रथम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के पश्चात संसद के दोनों सदनों के एक साथ समवेत होने पर संसद के दोनों सदनों के एक साथ समवेत होने पर राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अभिभाषण जारी किया जाता है। क्या? अनुच्छेद 87 के अनुसार हर वर्ष संसद के प्रथम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के पश्चात संसद के दोनों सदनों के एक साथ समवेत होने पर राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अभिभाषण जारी किया जाता है, जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार के कार्यक्रम तथा नीतियों को उजागर किया जाता है। ये जो अभिभाषण जारी किया जाएगा, इसमें आने वाले समय के लिए या आने वाले वर्ष के लिए सरकार के कार्यक्रम तथा नीतियों को उजागर किया जाएगा। तो यहीं पर कह सकते हैं जिसमें आने वाले वर्ष के लिए सरकार के कार्यक्रम
तथा नीतियों को उजागर किया जाता है। उजागर किया जाता है। क्या? अनुच्छेद 87 के अनुसार हर वर्ष संसद के प्रथम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के पश्चात संसद के दोनों सदनों के एक साथ समवेत होने पर राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अभिभाषण जारी किया जाता है, जिसमें आने वाले समय के लिए सरकार के कार्यक्रम तथा नीतियों का ब्यौरा होता है या सरकार के कार्यक्रम तथा नीतियों को उजागर किया जाता है। अब बात करें आगे, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद में साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आर्टिकल 108 के अंतर्गत अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति साधारण विधेयक में दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर द्वारा की जाती है। क्या? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति साधारण विधेयक में दोनों सदनों के मध्य हुए विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा की जाती है। वहीं बात करें आगे, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं एवं राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप लेता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं एवं राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप ग्रहण करता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति की अनुमति या राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं एवं राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप ग्रहण करता है। अधिनियम का रूप ग्रहण करता है। क्या? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए या राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं एवं राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई भी विधेयक
क्या होता है, अधिनियम का रूप ग्रहण करता है। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती तब तक वह विधेयक विधेयक ही रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो वह विधेयक अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। अब बात करें आगे, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, आर्टिकल 123 के अंतर्गत, जब संसद का सत्र ना हो तथा ऐसी स्थिति विद्यमान हो जाए जिससे कि कानून पारित करना आवश्यक हो जाए या कानून का निर्माण करना आवश्यक हो जाए, इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है तथा संसद का सत्र आयोजित होने पर 6 सप्ताह तक बनी रहती है। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद का सत्र ना हो, जब संसद का सत्र ना हो तथा ऐसी स्थिति हो कि कानून का निर्माण करना आवश्यक हो जाए, इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह तथा सत्र आयोजित होने पर 6 सप्ताह होती है। 6 सप्ताह होती है। क्या अनुच्छेद 123 यानी कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत जब संसद का सत्र ना हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति विद्यमान हो जाए कि कानून का निर्माण करना आवश्यक हो जाए, इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है तथा संविधान का सत्र प्रारंभ होने पर या आयोजित होने पर यह 6 सप्ताह होती है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति यानी कि जुडिशियल पावर की। क्या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति सामान्य शक्तियों के अंतर्गत तीसरी शक्ति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति यानी कि जुडिशियल पावर, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति यानी कि जुडिशियल पावर। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है अनुच्छेद 72 की, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में, जैसे कि सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड, मृत्युदंड के मामले, ऐसे विषय जिनका संबंध कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से, जैसे कि क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम तथा विलंबन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 72 की। अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को उन सभी मामलों, राष्ट्रपति को उन सभी मामलों जैसे क्या? जैसे सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड, जैसे
सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड मृत्युदंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के मामले जो भी होंगे वो, और इसके साथ साथ ऐसे विषय जिनका संबंध कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से हो। तीसरा, ऐसे विषय जिनका संबंध कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से हो, जैसे कौन कौन से कार्यपालिका के विस्तार से संबंधित विषय हो जाएंगे, जैसे कि क्षमादान हो गया, लघुकरण, परिहार, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम तथा विलंबन आदि की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्या? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों, जैसे कि सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, मृत्युदंड के मामले, ऐसे विषय जिनका संबंध कार्यपालिका के विस्तार से हो, जैसे कि क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम तथा विलंबन आदि की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहली बात आती है क्षमादान। क्या? क्षमादान। तो अपराधी को पूर्ण रूप से माफ कर देना ही क्षमादान कहलाता है। अपराधी को पूर्ण रूप से माफ कर देना क्षमादान होता है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति अपराधी को पूर्ण रूप से माफ कर सकता है। तो क्षमादान क्या है? अपराधी को पूर्ण रूप से माफ कर देना, अपराधी को पूर्ण रूप से माफ कर देना क्षमादान कहलाता है। वहीं बात करें लघुकरण की। क्या? लघुकरण। तो लघुकरण में क्या है? लघुकरण के अंतर्गत दंड की मात्रा तथा प्रकृति दोनों में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात एक प्रकार के दंड के स्थान पर उसे दूसरा हल्का दंड प्रदान किया जाता है, जैसे कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं, हम इसमें कह सकते हैं, इसके अंतर्गत दंड की मात्रा तथा प्रकृति दोनों में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात एक प्रकार के दंड को दूसरे साधारण दंड में परिवर्तित करना, जैसे क्या? कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, जैसे कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। तो लघुकरण में क्या होता है? लघुकरण के अंतर्गत दंड की मात्रा तथा प्रकृति
दोनों में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात एक प्रकार के दंड के स्थान पर उसे दूसरा साधारण दंड प्रदान किया जाता है। जैसे कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। अब बात करें परिहार क्या होता है, तो दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना परिहार कहलाता है। बात कर लेते हैं परिहार। तो परिहार क्या है? दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। क्या परिहार क्या है? तो दंडादेश की जो मात्रा है, जो दंड दिया गया है, उसकी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए और उसकी जो मात्रा है उसे कम कर दिया जाए। इस प्रकार का ये जो होता है ये परिहार कहलाता है। जैसे कि 5 वर्ष के कठोर कारावास को 3 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। जैसे कि 5 वर्ष के कठोर कारावास को 3 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। यानी कि क्या हुआ, दंडादेश की जो प्रकृति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। कठोर पहले भी था और कठोर अभी भी है, लेकिन जो दंडादेश की मात्रा है, दंडादेश की मात्रा में कमी कर दी गई। अब बात करते हैं विराम की। तो विराम क्या होता है? विशेष कारणों से दंड की कठोरता को कम करना ही विराम कहलाता है। क्या? विराम विशेष कारणों से दंड की कठोरता को कम करना विराम कहलाता है। जैसे गर्भवती स्त्री की मृत्युदंड की सजा को साधारण कारावास में बदलना। जैसे कि गर्भवती स्त्री की मृत्युदंड की सजा को साधारण कारावास में बदलना। विराम क्या होता है? तो कुछ विशेष कारणों से दंड की कठोरता को कम करना विराम कहलाता है। जैसे कि गर्भवती स्त्री की मृत्युदंड की सजा को साधारण कारावास में बदल देना। वहीं बात करें निलंबन या प्रबलन की। क्या? अब बात करते हैं निलंबन या प्रबलन की। क्या? निलंबन या प्रबलन। तो निलंबन या प्रबलन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, मृत्युदंड का अस्थायी रूप से निलंबन करना, अर्थात राष्ट्रपति के निर्णय आने तक दंड को रोकना निलंबन कहलाता है। क्या? मृत्युदंड का अस्थायी रूप से निलंबन करना, अर्थात राष्ट्रपति के निर्णय आने तक दंड को रोकना निलंबन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं मृत्युदंड का अस्थायी रूप से निलंबन करना अर्थात राष्ट्रपति के निर्णय आने तक मृत्युदंड को रोकना। तो निलंबन या प्रबलन क्या है? तो निलंबन या प्रबलन मृत्युदंड का अस्थायी रूप से निलंबन करना, अर्थात राष्ट्रपति के निर्णय आने तक मृत्युदंड को रोकना निलंबन अथवा प्रबलन कहलाता है।
वहीं बात करें आगे तो राष्ट्रपति क्षमा दान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, जिसकी न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, जिसकी न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। क्या राष्ट्रपति जो क्षमा दान शक्ति का प्रयोग करता है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है और इसकी न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 123 की। अनुच्छेद 123। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 की। अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 यानी कि आर्टिकल 143। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ग्रहण कर सकता है। यद्यपि यह परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं होता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। और यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श दिया जाता है तो उसे मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श प्राप्त कर सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श देगा और उच्चतम न्यायालय चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देगा। वहीं अगली बात करें एवं यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है तो राष्ट्रपति भी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्या राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श प्राप्त कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। एवं यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए भी बाध्य नहीं होता है। परंतु यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से संविधान लागू होने से पूर्व के
राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से संविधान लागू होने से पूर्व की कोई भी संधि समझौता, भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य वार्ता आदि को लेकर परामर्श मांगा है, तो वहां पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं परंतु यदि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से संविधान लागू होने के पूर्व के किसी भी संधि समझौते एवं भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य वार्तालाप से संबंधित परामर्श मांगा है तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है, परंतु राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्या राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श प्राप्त कर सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श देगा और चाहे तो परामर्श नहीं देगा। एवं यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श दिया जाता है तो उसे मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। वहीं क्या है, यदि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से ऐसे मामलों के संबंध में परामर्श मांगा है जो कि किसी संधि समझौते से या भारत सरकार तथा देशी रियासतों के वार्तालाप से संबंधित हैं, तो वहां पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।